सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एलटी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे और एलटी उत्तराखंड हिंदी का पहला पार्ट हम देख चुके हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 16 तारीख को पार्ट 1 में। और उस पार्ट 1 में एनसीईआरटी संस्कृत और व्याकरण के 40 क्वेश्चन थे, जबकि आज पार्ट 2 होगा और जिसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे या संपूर्ण साहित्य से संबंधित होगा। इसमें काव्य, कविताएं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, अन्य विधा में जैसे आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण और अन्य जो भी हैं, इसमें मिश्रण किया गया, एक बेहतर रूप से प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश की गई है। तो यह संपूर्ण वीडियो आप देखना और देखने के बाद आप स्वयं अपना आकलन करना और व्हाइट पेज पर आप अपना आंसर लगा सकते हैं, जिससे कि स्वयं आपका आकलन हो सके और आपका चिंतन भी बढ़ सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पद बन सकते हैं। तो देखते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनु तुम सरदा को गए भूल, कामायनी की यह पंक्तियां किस सर्ग से है? तो यह किस सर्ग से होगी? ठीक है, ए चिंता, बी आशा, सी सरदा और डी ईड़ा। तो यह किस सर्ग से होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी यानी ईड़ा सर्ग से। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो इसका मतलब यह नहीं कि इसमें सरदा है तो सरदा होगा, इसीलिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि मानसिक तर्क शक्ति के आधार पर कि आम विद्यार्थी क्या सोचता है, तो थोड़ा हटके भी सोचना है। और इस प्रश्न पत्र में तो विशेष कर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप सोचने के मजबूर होंगे तो स्वयं ही आपका आकलन एक बेहतर रूप से आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं कि कामायनी को एक जो है काव्य के रूप में भी, महाकाव्य के रूप में भी इसे दर्शाया जाता है और अक्षय कीर्ति का स्तंभ भी इसे कहा जाता है। इसकी भाषा, शैली और विषय तीनों का दृष्टि या विश्व का अद्वितीय ग्रंथ भी इसको माना जाता है। ठीक है, और सर्ग तो इसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, 15 सर्ग। कितने सर्ग? 15 सर्ग। और रचना कब की है? 1935 की रचना है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी दुर्ग स्वामिनी, डी अजात शत्रु। तो कौन सा नहीं होगा? तो आपने आकलन कर दिया होगा, इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखो प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, चंद्रगुप्त है। ठीक है, एक ही नाम से बहुत से रचनाएं हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद जी का है और जो चंद्रगुप्त मौर्य नाटक है यह उदय शंकर भट्ट का है। उदय शंकर भट्ट की काव्य में भी कुछ रचनाएं हैं, 2-3 रचनाएं लगी हुई हैं और विशेष रूप से नाटक में भी इन्होंने बेहतर काम किया ऐतिहासिक स्तर पर, उन्होंने उदय शंकर भट्ट ने। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। बाकी ये स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त काफी प्रसिद्ध रचना है। अजात शत्रु यह प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। जिस युग में कबीर, जायसी, सूर और तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल कहते हैं। यह कथन है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो यह किसने कहा था? तो देखो, जिस युग में ये चारों कवि होंगे और उस युग का क्या नाम दिया? साहित्य में वास्तव में इसका भक्तिकाल होना चाहिए था। तो यह किसका है? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा कि इस प्रकार के विचार किसने दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा श्याम सुंदर दास। हर क्वेश्चन में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद नहीं हो सकता है, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें एक पंक्ति और थी लास्ट में, तो कभी बार आप ध्यान रख लेना, कभी अंतिम पंक्तियां दे देता है, कभी पहली वाली पंक्तियां दे देता है। तो यह चिंतन शक्ति के आधार पर ही होता है, अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है। ठीक है, और यही रचनात्मक है, यही तर्कशीलता का आधार है। अब देखते हैं, इसमें लिखा था कि उसे साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल कहते हैं, इसे ही स्वर्ण युग कहते हैं। अब स्वर्ण युग और स्वर्ण काल में काफी अंतर है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है स्वर्ण काल कहा था
और जबकि अगर स्वर्ण युग की बात आएगी तो श्याम सुंदर दास ने कहा था, लेकिन सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा था स्वर्णकाल। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, कई बार इसमें विवादास्पद स्थिति बनी रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें भक्ति काल के बारे में तो और राइटरों के भी अपने अपने विचार हैं। आगे चौथा नंबर का प्रश्न है, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया? तो किस उपन्यास में किया गया? ए सेवा सदन, बी निर्मला, सी वरदान और डी प्रेमा। तो विधवा विवाह की समस्या का वर्णन चित्रण किस उपन्यास में किया गया? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा, आपको समय जरूर दूंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी यानी प्रेमा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक निर्मला है, पूर्व में यह क्वेश्चन पूछा गया था, यह दहेज पर है। ठीक है, दहेज पर है। ठीक है, दहेज पर है। जबकि बात करें सेवा सदन तो यह वेश्या विवाह पर है। ठीक है, और वरदान की बात करें तो यह प्रेम विवाह पर है। तो इन चारों उपन्यासों को आप थोड़ा अपना आकलन अवश्य कर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है रचनाओं में जब इस प्रकार के मिलते जुलते हैं, जैसे दहेज प्रथा का, प्रेम विवाह का, वेश्या विवाह का, ठीक है, और अनमेल विवाह का। अनमेल विवाह या दहेज भी, इसमें निर्मला में 2 पॉइंट याद कर लेना, दहेज विवाह भी इसमें है और अनमेल विवाह भी। ठीक है, ये प्रेमचंद की है। आगे 5वां नंबर का प्रश्न है, आधुनिक खोज के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी कहानी 1901 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए सरस्वती पत्रिका, बी छत्तीसगढ़ पत्रिका, सी विशाल भारत और डी हंस पत्रिका। तो किस में हुई होगी? तो आपने अपना आकलन कर दिया हो। एक टोकरी भर मिट्टी आपकी यूजीसी नेट में लगी हुई है, यह किस में? छत्तीसगढ़ पत्रिका में। जैसे कि आपको मालूम होगा सरस्वती पत्रिका 1900 की है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, अब देखते हैं कि वास्तव में जो कहानी है, तो कहानी में भी राइटरों, जो लेखक हैं, जो साहित्यकार विद्वान हैं, उनके अपने अपने मत हैं। अगर हम बात करें, एक आता है इंदुमती, तो इंदुमती जो है 1900 की कहानी है, सरस्वती पत्रिका में पहली बार छपी थी। और सरस्वती पत्रिका में जो 5-6 कहानियाँ छपी थी, उसमें पहला नाम आता है इंदुमती का। और इसी सरस्वती पत्रिका में छपने के कारण रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्होंने इतना बड़ा इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसके आधार पर हम साहित्य के तथ्यों को पिरो कर, देख कर, उनको सत्य प्रतीत मानकर हम आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने इंदुमती को माना था। और इंदुमती जो है 1900 में जो है माना जाता है। ठीक है, इंदुमती को, इस पॉइंट को याद रख लेना। रामचंद्र शुक्ल उसको मानते हैं, जबकि एक टोकरी भर मिट्टी, इसको कौन मानते हैं? इसको मानते देवी प्रसाद वर्मा, पहली कहानी मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग राइटरों के अलग अलग मत हैं। आगे हम देखते हैं 6ठा नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद घर में जीवनी के रचनाकार हैं। ए अमृत राय, बी शिवरानी देवी, सी विष्णु प्रभाकर और डी बिंदु अग्रवाल। तो इसका किसका होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा शिवरानी देवी होगा। ठीक है, देखो प्रेमचंद की पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। ठीक है, ये उनकी क्या थे? पत्नी थे। ठीक है, और ये जो है अमृत राय क्या थे? बेटा, उनका बेटा था। ठीक है, तो उनकी जीवनी प्रेमचंद नाम से किसने लिखी? शिवरानी देवी ने लिखी। इस पॉइंट को याद कर लेना। और कई बार कलम का सिपाही तो पूछा ही जाता है, उनके बेटे अमृत राय थे। एक अमृतलाल नागर अलग है, पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, और एक अमृत राय हैं, उनके बेटे ने इनकी जीवनी लिखी थी। ठीक है, एक कलम का सिपाही, एक इनकी अन्य है, एक कलम का मजदूर भी है। ठीक है, आगे 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी कानन कुसुम मुकुटाधर पांडे, सी प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद और डी तक्षशिला मोहनलाल महतो। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं होगा 7वां का? तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? कंफ्यूजन जरूर बनेगा, लेकिन ध्यान से आप उत्तर लगाना। ऐसे मत सोचना कि
यहाँ चल रहा है, ऐसा सोचना कि हाँ प्रतिशत दे रहे हैं, एक जुनून, एक जिज्ञासा आपकी जगनी चाहिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपकी ऊर्जा जो बढ़ेगी वो आपके लिए औषधि का कार्य करेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, देखो यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कानन कुसुम, तो कानन कुसुम इनकी भी है, प्रसाद की भी है, लेकिन मुकुटाधार की भी है, नोट कर लेना। यहाँ ये नहीं है, ठीक है, यहाँ कौन होंगे? उदय शंकर होंगे, यहाँ भी कौन होंगे? उदय शंकर, उदय शंकर भट्ट होंगे। ठीक है, इससे पूर्व मैंने एक पॉइंट कहा था कि उदय शंकर भट्ट जो है नाटककार तो हैं ही, इनकी काव्य में रचना है, एक मानसी है इनकी, ठीक है, और एक विसर्जन है इनकी एन रचना है, और तक्षशिला इनकी ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है इनका। ठीक है, आगे हम देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी कब प्रकाशित हुई? 1915, 1911, 1910, 1916। प्रेमचंद, आपने क्या नाम, प्रेमचंद नाम की बात कर रही है, ठीक है, पहली कहानी की बात नहीं कर रहा, और दूसरा बड़े घर की बेटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 8वें का? तो 8वें का जो प्रेमचंद नाम से पहली कहानी हुई थी वह थी 1910 में। ठीक है, बड़े घर की बेटी। ठीक है, अब जो देखो, ये जो यह रचना थी, यह कहानी थी, ठीक है, यह जो है जमाना पत्रिका में छपी थी, नोट कर लेना, जमाना पत्रिका में। उसके बाद जो है इनकी जो रचना है, कहानी थी पहले, जो हिंदी की कहानी जिसे माना जाता है वह माना जाता है सौत को। ठीक है, वह माना जाता है सौत को। ठीक है, सौत को माना जाता है, और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कई बार पत्रिका का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, एक नई हिसाब से पूछा जाता है, तर्कशील के आधार पर, वही पुराना ढर्रा पर नहीं आएगा कि कौन सी रचना किस पे थी, थोड़ा चेंजिंग करके हर बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसमें, तो अलग अलग कुछ, जैसे नगेंद्र जी हैं, पंच परमेश्वर को एक नगेंद्र जी हैं राइटर, वो पंच परमेश्वर को पहली कहानी मानते हैं, लेकिन आपको यह पॉइंट को याद रखना है। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9वां नंबर का। गदर एक प्रेम कहानी फिल्म किस उपन्यास पर बनी? ए पिंजर, बी जिंदगी नामा, सी मलबे का मालिक, और डी आपका बंटी। तो पिंजर, गदर एक प्रेम कथा काफी प्रसिद्ध थी, और देखा होगा इसमें सनी देओल शायद में थे, नहीं बॉबी देओल थे इसमें, तो आपने देखी होगी, फिल्म काफी प्रसिद्ध है, देखी तो होगी अवश्य, लेकिन अब यह आकलन आपको स्वयं करना है कि कौन सा उपन्यास था। ठीक है, तो यह जो उपन्यास था यह था पिंजर। ठीक है, अभी मैंने पूर्व में पहले प्रश्न पत्र में बात की थी, कोई प्रैक्टिस सेट करवाया था कि जिंदगी नामा, ट्रेन टू पाकिस्तान जिंदगी नामा, ठीक है, कृष्णा सूक्ति की। और मलबे का जो मालिक है, तो मलबे का मालिक यह जो है, इस पर फिल्म काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म बनी थी, हीना। क्या बनी थी? हीना बनी थी एक फिल्म। ठीक है, और यह मोहन राकेश की है, यह मोहन राकेश की है। ठीक है ना, जिंदगी नाम बाबा, ट्रेन टू पाकिस्तान, गदर एक प्रेम कथा, पिंजर, मलबे का मालिक, हीना, और एन काफ़ी हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ही अपने मन में रखेंगे कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध है, जिंदगी नामा, मलबे का मालिक, पिंजर, और यह है अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम एक महिला है एक, और इनका जन्म पंजाब में हुआ था, पंजाब की अच्छी लेखिका है। इनका क्वेश्चन अभी पूछा गया था उत्तर प्रदेश में, मैं देख रहा था कि रसीदी टिकट। ठीक है, इनकी कहानियों का इसमें सारे संग्रह किया गया, इनकी भी जो भी रचनाओं का। तो रसीदी टिकट मैंने देखा, इनके जीवन के बारे में जब मैं देख रहा था, क्योंकि एक देखो, अमृता प्रीतम एक प्रसिद्ध रचनाकार नहीं है, लेकिन फिल्म के आधार पर कोई क्वेश्चन बन जाता तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। इस पॉइंट को, क्योंकि गौण जब रचनाएं पूछी जाती है तो वहां पर थोड़ा सा असामंजस्य की भाव उत्पन्न हो जाती है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना हम लोग। आगे है 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से ललित निबंधकार नहीं है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्रीनिवास दास, सी कुबेर नाथ राय, और डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो आपके उसमें लगे हुए हैं सिलेबस के माध्यम से, तो इसको आपने देखना है ललित निबंधकार। तो आपने आकलन कर दिया होगा, इसमें कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, श्रीनिवास दास है। ठीक है, और जो ललित निबंधकार हैं वो हैं
विद्या निवास मिश्र हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। अब जो ये कहाँ थे, ये भारतेंदु युग में थे, ये भारतेंदु युग में थे। ठीक है, और भारतेंदु युग के आप जानते हैं निबंधकारों को, जैसे बालकृष्ण भट्ट जी हो गए, श्रीनिवास दास जी हो गए, भारतेंदु जी हो गए, बद्री नारायण हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए। यही आपको यहाँ काव्य में मिलेंगे भारतेंदु युग में, यही आपको यहाँ पर निबंधकार के रूप में भी मिलेंगे। अगर हम बात करें ललित निबंधकार, तो ललित निबंधकारों में जो है हजारी प्रसाद है, बेनीपुरी है, विद्यानिवास मिश्र है, शिव प्रसाद सिंह है, कुबेरनाथ राय है, रामदरस मिश्र है, विवेकी राय है। तो ये भी है, लेकिन प्रसिद्ध नाम ये चार काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुबेरनाथ राय, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ललित निबंधकार क्या थे, ये जनक भी माना जाता है। ऐसे ही एक ग्रामीण निबंधकार भी पूछा जाता है, व्यंग पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आपने जहन में रखना है। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, या किसमें संकलित है? ए विनय पत्रिका, बी गीतावली, सी कृष्ण गीतावली, डी भ्रमर गीत। तो किसमें होगा? भ्रमर गीत की जो परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की। ठीक है, पहले तो उनने की थी सूरदास जी ने, लेकिन तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत की परंपरा के आधार पर भ्रमर गीत की रचना की। और वह किसमें संकलित है? तो वह है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली में है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करते रहेंगे। 11 नंबर का क्या है? उसके बाद जैसे विनय पत्रिका है, तो विनय पत्रिका काफ़ी बार पूछा जाता है। विनय पत्रिका एक कहते हैं कि एक दिन जो है कलयुग से आकर जो है तुलसीदास को धमकाने लगा, कलयुग आकर धमकाने लगा, और इसी के भय से जो है तुलसीदास ने विनती की, विनय मतलब पत्रिका, उनसे जो है प्रार्थना, इसी के आधार पर उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की। तो ऐसे कहा जाता है। 12 नंबर का प्रश्न है, भारतेंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। भारतेंद्र जी का मौलिक नाटक नहीं है। भारतेंद्र ने दो प्रकार की रचनाएं की थी ना, एक अनुदित और एक मौलिक रचनाएं। उन्होंने दो प्रकार की रचनाएं की थी, कई बार पूछा जाता है। तो आपको यह देखना है कि कौन सी रचना नहीं है। ए विद्या सुंदर, बी भारत दुर्दशा, सी अंधेर नगरी, डी चंद्रावली। तो कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर पॉइंट को नोट रख लेना आप लोग। क्या पूछ रहा है? मौलिक नाटक की बात करें, दो प्रकार की रचनाएं थी ना, एक मौलिक थी और एक रचना थी उनकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा, विद्या सुंदर उनका मौलिक नहीं अनुदित नाटक है। इनके 12 से 13 जो है नाटक काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी और सत्य हरिश्चंद्र, ये इनके अनुदित हैं। ठीक है, और यह काफ़ी प्रसिद्ध है, 1880 की यूजीसी नेट में लगा हुआ है, और यह जो है 81 की है। कई बार पूछा जाता है इसके संबंध में, किस प्रकार का नाटक है? तो इसको रासक भी कहा जाता है, या लास्य भी कहा जाता है, लास्य या रास भी कहा जाता है। ठीक है, इन तीन नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, और काफ़ी प्रसिद्ध है भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ठीक है, आगे 13 नंबर का प्रश्न है, राम तुम मानव हो, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या? काफी महत्वपूर्ण है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या? यह पंक्तियां हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, तो क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या होगा 13 नंबर का? तो 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित राम से संबंधित एक रचना है उनकी। ठीक है, राम की शक्ति पूजा काफ़ी प्रसिद्ध है 1935 में, उसमें भी इस प्रकार के कई उल्लेख होते हैं। लेकिन आपको यही तो रचनात्मक है, यही तो तर्कशीलता है, कि जहाँ अपने आपने आपने अपने दिमाग को घोड़े थोड़ा सा दौड़ाए, लेकिन उन पर लगाम भी जरूरी है। ठीक है, नियंत्रित करने की क्षमता भी आपको होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन, तो तर्क शक्ति यही हुआ। तो दोनों तरफ आप इस
देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। थोड़ा एक आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपको इसका थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट पेपर में आपने बहुत अच्छा किया है, और 40 क्वेश्चन में ज़्यादातर लोगों से मैंने जब बात की, व्यक्तिगत मेरी बात उन लोगों से मैसेज के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया, तो काफ़ी अच्छा है कि मुझे लगा कि 30 से 35 के बीच में अच्छा स्कोर सभी लोगों ने किया, बहुत अच्छा स्कोर किया, क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं था। और सामान्य तौर 50 इतना हार्ड पेपर बनता भी नहीं है। कोई भी पेपर देख लो 50% तो सामान्य तो सभी करते ही हैं। जो एक फाइट होती है, जो जहाँ पर महासंग्राम छिड़ने की जंग होती है, तो वह होती है 60 और 70 के बीच में, कि जहाँ हमें फाइट करनी पड़ती है 5-10 नंबर के लिए, मेरिट में आने के लिए। ठीक है, तो आप थोड़ा, अगर हार्ड पेपर होगा भी प्रैक्टिस सेट में, तो आने वाले समय में आपके लिए अच्छा होगा, आपका रचनात्मक आकलन अवश्य होगा। तो देखते हैं साथियों, 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सूरदास जी का जन्म गौ घाट मानने वाले विद्वानों में से नहीं है, तो कौन नहीं है? ये रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी श्याम सुंदर दास, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा? गौ गौ घाट, तो गौ घाट किसने नहीं माना? तो आपने आकलन कर दिया होगा, तो नगेंद्र ने नहीं माना। ठीक है, और नगेंद्र ने नहीं माना तो कहाँ माना? तो नगेंद्र जो है इसको मानते हैं सी ही में मानते हैं। ठीक है, सी ही में मानते हैं। इनके साथ एक और थे, गणपति चंद गुप्त जी थे। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसे ही सूरदास के जन्म में भी, तुलसीदास के जन्म में भी हमें कन्फ्यूजन होता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर जो रामचंद्र शुक्ल ने माना उसको खारिज कर देते हैं सीधा सीधा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों की समानता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी की और शुक्ल जी की भी। तो नोट कर लेना, गौ घाट शुक्ल, श्याम सुंदर, हजारी प्रसाद। नगेंद्र कहाँ मानते हैं? सी ही में मानते हैं। और उनके साथ और कौन मानते हैं? 14 नंबर का प्रश्न में गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय लेगा, लेकिन थोड़ा रचनात्मक पर हम चलेंगे। प्रैक्टिस सेट कराने का महत्व तथ्य यह नहीं कि हम सीधा करते जाए, आंसर लगाते जाए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से किया, तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा उसके बारे में, और तभी थोड़ा आनंद आपको भी आएगा कि तर्क शक्ति का विकास तभी हो सकता है हमारा भी। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल की विशेषता नहीं है, और रीतिकाल की विशेषता क्या नहीं है? ए लक्षण ग्रंथ की अधिकता, ये क्या है? लक्षण ग्रंथों की अधिकता। बी है अवधि भाषा का प्रयोग, और सी है नारी के प्रति भोगीवादी दृष्टिकोण, और डी है क्या? डी है प्रकृति का उद्दीपन स्वरूप। तो क्या होगा? जो रीतिकाल की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है रीतिकाल की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आपने आकलन कर दिया होगा, इतने तो जानते ही हैं आप, क्योंकि आपको भाषा शैली वगैरह वगैरह तो आनी चाहिए। या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अवधि भाषा नहीं होगी, यहाँ ब्रज भाषा होगी। ठीक है, ब्रज भाषा होगी। ठीक है, यहाँ एक किसकी है? यहाँ ये अवधि भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? ये तुलसीदास की भाषा है, और उसके साथ कहाँ है? प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन है? सूफी, सूफी काव्य में। और दोनों की भाषा है, यानी जायसी और तुलसी। बस अंतर यही है, जायसी की भाषा ठेठ अवधि है, और जबकि तुलसी की भाषा संस्कृत निष्ठ जो है अवधि है। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना। कई बार देखो समान तौर से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आपको अपना दिमाग चलाने ही पड़ेगा, और चारों दृश्य बनानी पड़ेगी। और जब तक आपका बेहतर किताबों के सहारा लीजिएगा, नोट्स का सहारा लीजिएगा। नोट्स दूसरे के नोट्स से पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। कई बार आप लोग कहते हैं कि सर ये नोट्स, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप स्वयं लिखिएगा, उसमें थोड़ा सा अपना भी ऐड कीजिएगा। दूसरे नोट से किसी का भला होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें और विशेषता क्या थी इनकी 15 नंबर का? देखो, एक तो ब्रज भाषा थी, श्रृंगारिता थी, क्योंकि श्रृंगार का आपने देखा होगा, जैसे रस में और अलंकार में देखते हो तो सबसे ज़्यादा रीतकाल की पंक्तियाँ आपको देखने को मिलती है। अलंकारिता थी, और मुक्तक शैली थी। यहाँ पर एक प्रबंध शैली होती है ना, तो यहाँ पर मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया था। 3 पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। आगे 16 नंबर का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण। आजकल
आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, कहा जाता है, उसे उस व्यवस्था के संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिले? काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसको आज हम क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। ए गोदान, बी प्रेमा, सी प्रेम आश्रम और डी निर्मला। तो यह किस में मिलता है हमें? यह कब की उनने कल्पना कर दी थी? आप जानते हैं कि 1900 से पहले उनने कल्पना, तो उसको आज जब हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं तो उसको किस नाम, किस उपन्यास में उसमें उल्लेख किया गया है, कि वास्तव में उसकी झलक जो हमें देखने को मिलती है कहाँ मिलती है? तो आपने नोट कर लिया होगा 16 नंबर का, तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना, इसमें प्रेमा है ना प्रेम आश्रम है, इसमें सीधा आंसर क्या होगा? गोदान होगा, 1936 का है, ठीक है। प्रेमचंद का उपन्यास है, काफी महत्वपूर्ण है, किसान महाकाव्य गाथा को इसको कहा जाता है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ए भारत भारती, बी जय भारत, सी वे तालिका और डी राष्ट्र भारती। तो कौन से नहीं होगी? तो आपने आकलन कर दिया होगा, इसका सही आंसर होगा राष्ट्र भारती, ठीक है। ये है उनकी रचना है, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, कुछ गौण रचनाओं को भी आपने देखना होगा, ठीक है। तो राष्ट्र भारती किसकी है? तो राष्ट्र भारती एक अच्छे काव्य करता हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, राष्ट्र भारती। ये किसका है? रामचरित उपाध्याय का, इसका नाम नहीं बोलेंगे, रामचरित उपाध्याय का, ठीक है। बाकी इनके काफ़ी प्रसिद्ध है, साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी है, विष्णुप्रिया है ना, तो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध और भी रचनाएं हैं। और राष्ट्र कवि कहा जाता है इन्हें तो मैथिली शरण गुप्त को। 18 नंबर का प्रश्न है, बिहारी की कविता जूही और चमेली का फूल है, देव की कविता क्या है? गुलाब और कमल का फूल है। यह कथन किस विद्वान का है? ए कृष्ण बिहारी मिश्र, बी पदम सिंह शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका क्या होगा? कह रहा है कि जूही या चमेली का फूल किसकी तुलना कर रहा है? बिहारी की। और देव की कविता किससे कर रहा है? गुलाब और कमल के फूल से। तो आपने आकलन कर दिया होगा, इसका कृष्ण बिहारी मिश्र है। सारे क्वेश्चन का उत्तर रामचंद्र शुक्ल नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो, इससे संबंधित एक उक्ति काफी प्रसिद्ध आती है रामचंद्र शुक्ल की बिहारी के बारे में, और प्रत्येक राइटर के बारे में, पूर्व के राइटरों के बारे में रामचंद्र शुक्ल की कलम ऐसे चली कि उनके कथन आते ही आते हैं कोटेशन, ठीक है। उनके बारे में एक यह है कि प्रबंध काव्य जो है एक विस्तृत वन स्थली है और मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ठीक है। और इस पॉइंट को रख लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है बिहारी के संबंध में, बिहारी सतसई के संबंध में, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है और मुक्तब काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता, ठीक है, फूलों का गुलदस्ता। और फूल का उतना महत्व नहीं रहता, अगर गुलदस्ता अच्छा है, बिना गुलदस्ते का फूल की रौनक ही बढ़ जाती है उस गुलदस्ते की, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एक और पॉइंट आता है पदम सिंह शर्मा। इन्होंने भी बहुत ही मीठी सी बात की, इन्होंने क्या कहा? शक्कर की रोटी से बात की, तुलना की, बिहारी सतसाई की किससे की? शक्कर की रोटी से इन्होंने तुलना की, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। आगे हम देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न, जयचंद की मृत्यु तथा पृथ्वीराज, जयचंद की मृत्यु तथा पृथ्वीराज गौरी का वर्णन किस नाटक में किया गया है? ए चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, सी दुर्ग स्वामिनी और डी प्रयाश्चित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रयाश्चित होगा, ठीक है। अब देखो, चंद्रगुप्त, दुर्ग स्वामिनी, इन नाटकों तो आपको जानते हैं। अब देखो प्रयाश्चित इसका नाम क्यों रखा है? नाम से एक थोड़ा सा आकलन होता है। देखो, जयचंद क्या हुआ कि एक कहानी है इतिहास की, और ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे, लेकिन एक तथ्य आपके पास रखेंगे। जो है पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज जो है उनकी बेटी को उठा ले गए थे जयचंद की, और जयचंद के दिमाग में एक कसक थी उनके प्रति, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि विदेशी शत्रु जो मुस्लिम उस बार सम्राट थे, जिनका विदेशी आक्रमण जो है भारत में हो रहा था, और तब की बात थी, आदिकाल के समय की बात थी। और पृथ्वीराज एक शक्तिशाली राजा थे, उनने बहुत डटता से एक मुकाबला किया, बेहतर मुकाबला किया,
लेकिन क्या हुआ कि अब नहीं बोलते हैं हम अपने साधारण बोलचाल की भाषा में कि जयचंद की तरह आप बन गए हैं, मतलब एक धोखेबाज बन गए हैं। लेकिन क्या हुआ कि पृथ्वीराज को कभी भी गौरी नहीं हरा सकता था। उस इतना दृढ़ शक्ति इच्छा शक्ति थी पृथ्वीराज की। परंतु क्या हुआ, उनके ही ये जयचंद जी किससे मिल गए, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से मिल गए, ठीक है। और वह जीत गए क्योंकि उनने उनकी पूरी सेना के बारे में, उनके सारे जो कुछ भी उनकी गुप्त सूचनाएं उन्हें प्राप्त की, और फिर जो है मृत्यु के घाट उतारा गया पृथ्वीराज को, ठीक है। उसी से संबंध में इतनी अच्छी उन्होंने यह नाटक लिखा। परंतु बाद में गौरी तो गौरी था, वो क्यों कहता कि जयचंद इतना शक्तिशाली है, उसने जयचंद को भी मरवा दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जयचंद होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी मार्मिक इसमें है। 20 नंबर का प्रश्न है, निस दिन खेलत रही, निस दिन खेलत रही सकियन संग, मोही बड़ा डर लागे। कितनी अच्छी पंक्तियां। निस दिन खेलत रही सकियन संग, मोही बड़ा डर लागे। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई और डी रश खान। तो आपने इसका आंकलन खुद ही कर दिया होगा, सिंपल क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है। लेकिन आपके अनुरूप होगा क्वेश्चन, इसका कबीरदास है, ठीक है। अब इस प्रकार की उक्तियां आपको कबीर किस में मिलेगी? मीराबाई और रस खान में मिलेगी, जिनने से प्रेम के संबंध में इस प्रकार से जो है कृष्ण भगवान के प्रेम के संबंध इस प्रकार की बहुत से जो है काव्य की रचनाएं की, ठीक है। और कृष्ण भक्ति से संबंधी ये आते नहीं, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति के संबंधी रचनाएं की। तो 20वां नंबर का क्या होगा? नोट रखना कि ऐसे पंक्तियां यहां भी पूछी जाती है, रसकान के भी हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंद्र जी की नहीं है? ए प्रेम मल्लिका, बी प्रेम माधुरी, सी प्रेम फुलवारी, डी प्रेम पुष्पावली। तो कौन सी रचना नहीं होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली किसका है? ये बद्री नारायण का है, ठीक है, बद्री नारायण का है, ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ए उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर, बी चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रनंदन पंत, और सी प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी, और डी प्रथम भारत भारती सम्मान कृष्णा सोबती। तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो क्या होगा? डी होगा, ठीक है। कृष्णा सोबती नहीं है, प्रथम भारत भारती सम्मान किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था, ठीक है। देखो एनसीईआरटी की क्लास में मैं एनसीईआरटी की 13 जो क्लासें चलाई, 18 जो प्रैक्टिस सेट करवाए, उसमें आप लगा सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन बने होंगे, इतने किए हैं मैंने। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन इस प्रकार से हार्ड था। तो प्रथम देखो, प्रथम भारत भारती सम्मान और प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन थी? महादेवी वर्मा थी, ठीक है। और प्रथम हिंदी में कौन थे? पंत जी थे। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। और प्रथम ये जो है साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो इन तथ्यों का भी आप ध्यान रखेंगे। एक आता है कृष्णा सोबती का आता है, तो कृष्णा सोबती का भी बहुत बड़ा योगदान है, ऐसी बात नहीं है कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और इनकी रचनाएं तो है। इनका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, प्रथम महिला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है। और दूसरा एक और होता है प्रथम सलाका पुरस्कार, ठीक है। प्रथम सलाका पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। 23 नंबर का प्रश्न है, जो रचना सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है उनका महत्व 2 कौड़ी का होता है, या कथन है? मतलब मनोरंजन ही साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसमें और कुछ बेहतर होना चाहिए। ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी रामचंद्र शुक्ल, और डी राम विलास शर्मा। तो यह उक्ति प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? यह कही प्रेमचंद ने, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। आगे 24 नंबर का प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा तथा सरोज स्मृति मूलतः किस काव्य में संकलित है? तो किस काव्य में संकलित होगी? ये
ये निर्मला हो गया, परिमला, परिमल, एक परिमल, बी कुकुरमुत्ता, सी अनामिका और डी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपने आकलन कर दिया होगा, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। इसका सही क्या होगा? सी होगा, अनामिका। ठीक है, अनामिका के दो भाग हैं, अनामिका के दो भाग हैं। ठीक है, तो जो ये रचना है परिमल है, परिमल जो है 1930 की है। ठीक है, इसमें भी 6-7 कविताएं संकलित हैं और इसमें भी 6-7 कविताएं हैं। इसका पहला भाग हुआ था 1923 को। ठीक है, और दूसरा भाग जो हुआ था वह 1938 में हुआ था। ठीक है, यह रचना अभी मैंने कहा था ये 35 की है, ये 36 की है। देखो शायद एक बार देख लोगे, एक बार आप अगर अध्ययन करोगे गहराई से तो आपका स्वतः ही आपके दिमाग में आ जाएगा, जैसे जैसे आप जितना अध्ययन करोगे, क्योंकि शायद कोई याद करने की आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगा। जैसे जैसे आप जितने तार्किक ढंग से, जितने चिंतन ढंग से, जितने एकांत ढंग से आप अध्ययन करोगे तो खुद ही आपका दिमाग एक कार्य करने लग जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे। 25 नंबर का प्रश्न है, कोशानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो किस रचना में किया गया होगा? ए टेले पर हिमालय, बी स्पीति में बारिश और सी यात्रा के पन्ने और डी एक बूंद सहसा उछली। तो किसका होगा? तो बहुत ही कोसानी क्षेत्र जो अल्मोड़ा में पड़ता है ना, तो किस में किया गया होगा? तो इसका सही आंसर है ठेले पे हिमालय। ठीक है, जबकि एक बूंद सहसा ये यज्ञ किया काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी नेट में लगा हुआ है। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? ठीक है, कौन सा कवि जो है प्रगतिवादी नहीं है, प्रगतिवादी नहीं है? तो कौन सा कवि नहीं होगा? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन और डी केदारनाथ सिंह। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है होगा 26 का डी होगा। ठीक है, ये जो हैं महोदय केदारनाथ जी, ये तार सप्तक तृतीय में थे। केदारनाथ सिंह हो गया, कीर्ति चौधरी हो गया, कुंवर नारायण हो गया, ये कौ इस प्रकार से किस में है? 3 में है। ठीक है, तो नागार्जुन, इसके बाद इसमें आता है एक रागे राघव भी इसमें आते हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, संस्मरण रेखा चित्र, आत्म चरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है यह कथन है? ए पदम सिंह शर्मा, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी गोपाल राय, डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 27 का? तो 27 का सही आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि बनारसी दास चतुर्वेदी जो थे ना, वो किससे संबंधित थे? वो इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक भी उन्हें माना जाता है। ठीक है, जबकि पदम सिंह शर्मा जो हैं संस्मरण थे इनका। ठीक है, इनको संस्मरण का भी प्रथम संस्मरणकार भी इनको माना जाता है। ठीक है, पदम सिंह शर्मा को। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से सीधा नहीं पूछा जाएगा। और पूर्व में मैंने कह चुका हूँ कि आप दिमाग आपको लड़ाना ही होगा। ठीक है, तो बनारसी दास किसके थे? प्रवर्तक थे, इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक थे। जबकि चतुर्वेदी पदम सिंह बनारसी दास इंटरव्यू के क्या थे? प्रवर्तक थे। और पदम सिंह शर्मा जी क्या थे? प्रथम संस्मरणकार थे। आगे हम देखते हैं 28 नंबर का, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? ए आकाशदीप, बी पुरस्कार, सी ममता, डी इंद्रजाल। तो क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या होगा 28 का? इसका सही आंसर होगा बी यानी पुरस्कार होगा। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। दूसरा एक प्रसिद्ध कहानी है जो नेट में लगी हुई है, आकाशदीप। ठीक है, इसमें एक चंपा है और एक बुद्धदेव जी हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बुद्धदेव जो होते हैं, चंपा जो है उसका संबंध
प्रेम का संबंध रहता है बुद्धदेव से। लेकिन होता क्या है कि बुद्धदेव इतना खतरनाक आदमी रहता है कि इसके जो है एक चंपा है ना, इसके पिता का हत्यारा है। उसके बाद में पता चलता है जिससे प्रेम करती है उसी ने चंपा के पिता की हत्या की होती है पहले में। तो इस प्रकार से एक असमंजस की भावना बन जाती है। जब आपने नेट में या नेट जार में कहानी पढ़ी होगी तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कोतवाल जैसा बन जाता है। बाकी ममता आपने देखी होगी, इंद्रजाल भी इनकी कहानियाँ हैं। उनतीस नंबर का प्रश्न है, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न में कौन सा कवि शामिल नहीं है। ठीक है, तो मिस्र बंधु ने हिंदी नवरत्न आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो ए तुलसीदास, बी, हाँ ठीक है, ए तुलसीदास, बी सूरदास, और सी जायसी, और डी देव। तो उन्होंने जो है नवरत्न में 9 कवि माने थे ना, तो उसमें से कौन सा नहीं है। 10 की रचना है यह है उन मिस्र बंधु की, और मिस्र बंधु विनोद इनकी काफी प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। तो इसका क्या होगा 29 का, तो 29 का आपने लगा लिया होगा, इसका सही आंसर होगा जायसी होगा। ठीक है, त्रिवेणी में भी जायसी नहीं है। ठीक है, उसमें भी नहीं है। अब देखते हैं इसमें 9 कवि हैं। ठीक है, अब कई बार आ जाता है कि 9 कवि हैं, लेकिन कभी अगर हम उनकी गिनती करें तो हमें 10 कवि मिलते हैं। और 10 कवि इसलिए हमें मिलते हैं हिंदी नवरत्न में क्योंकि त्रिपाठी बंधु, उन्होंने त्रिपाठी बंधु का नाम नहीं लिखा, उनने सिर्फ लिखा त्रिपाठी बंधु। अब त्रिपाठी बंधु जैसे मतीराम, भूषण, चिंतामणि और जटाशंकर, ये 3-4 भाई थे ना। तो इस प्रकार से ये भूषण और मतीराम दोनों भी आते हैं। ठीक है, और भूषण और मतीराम ये 2 हैं त्रिपाठी बंधु में, तो कितने कवि हो गए, 10 कवि हो गए। लेकिन हमें क्या है, 9 क्रम में 9 हैं। अगर त्रिपाठी बंधु के टोटल कवि कितने हैं तो 10 कवि आ जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। इसमें जायसी नहीं है, और दूसरा पॉइंट इसमें चिंतामणि नहीं है। इन्हीं के भाई हैं चिंतामणि। और चिंतामणि को रीतिकाल का पहला कवि और प्रवक्ता कौन मानता है, रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। तो आज काफ़ी लंबा वीडियो चल रहा है। 30 नंबर का प्रश्न है, तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है, तो कौन से नहीं होंगे। ए विजय नारायण साई, बी कुंवर नारायण, और सी प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और डी हरि नारायण व्यास। तो तीसरे हैं ना तार सप्तक के कवि, तो कौन नहीं होगा इसमें। तो आपने आकलन कर दिया होगा 30वां का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, व्यास, हरिनारायण व्यास। ये किसमें है, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, बाकी ये सारे नारायण भगवान किसमें हैं, तीसरे तार सप्तक में। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। ठीक है, और आगे देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, लघु मानव की धारणा किस प्रवृत्ति की विशेषता है। ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी प्रगतिवाद, डी नई कविता। तो लघु मानव की जो धारणा थी वो किसमें थी। ठीक है, एक महामानव भी आता है। ठीक है ना, तो वह थी नई कविता में। और नई कविता में ही लघु मानव की धारणा की प्रतिष्ठा करने वाले कौन थे, ये महादेव थे, विजय नारायण थे। ठीक है ना, विजय नारायण लघु मानव की प्रतिष्ठा करने वाले विजय नारायण साई थे। ठीक है, किसमें, नई कविता में। आगे 32 नंबर का प्रश्न है, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, किसका संस्मरण है। ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी मनोहर श्याम जोशी, सी काशीनाथ नाथ सिंह, डी चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 32 का मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, 33 नंबर का प्रश्न है, तीसरी कसम तथा लाल पान की बेगन नामक कहानी किस लेखक की है। ए जैनेन्द्र, बी प्रेमचंद, सी रेणु, डी मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा रेणु होगा। ठीक है, देखो इसमें ऐसे काशी सिंह का भी है, काशी सिंह का संस्मरण याद हो कि ना हो,
और जैसे देवेंद्र सत्यार्थी का है, कई बार पूछा जाए यादों के काफिले, तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रख लेना। 34 नंबर का प्रश्न है, नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक हैं? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी रामविलास शर्मा, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी हजारी प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा 34 का? तो 34 का सही आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? राम सूर्यकांत त्रिपाठी ने जो है काव्य में जो है मुक्तक छंद का प्रवर्तक इनको माना जाता है, जिसको रबर छंद भी कहा जाता है। तो आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ स्टार्ट में कि थोड़ा सा आपको चिंतन करने की आवश्यकता जरूर है, एक ही ढर्रे पर ना चले थोड़ा सा। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करेंगे। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए नीड़ का निर्माण हरिवंश राय, बी गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, और सी कस्तूरी कुंडल वैसे मैत्री पुष्पा, डी एक कहानी या भी ममता कालिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी एक कहानी या भी। ये तो आपको मालूम होगा ये किसका है, मन्नू भंडारी का है। ठीक है, मन्नू भंडारी का है। उपेंद्र नाथ, तो इस प्रकार से आपको देखना है।